नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन सुबह में डेली करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। तो आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने 800 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित किया। यह भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में 800 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित किया। ये तमिलनाडु और गुजरात दोनों ही राज्यों में पवन ऊर्जा की शुरुआत की है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले पवन ऊर्जा किस प्रकार से चलता है और पवन ऊर्जा कैसे कार्य करता है उनको हम देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं, तो आर.के. सिंह ने 29 जुलाई 2020 को 800 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना देश को समर्पित किया। इन परियोजनाओं का विकास सिंगापुर की सेम्बकॉर्प कंपनी ने किया। दोस्तों, यहाँ से दो प्रश्न बन के बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आ जाते हैं कि भारत के बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हैं? तो आर.के. सिंह जी हैं और सिंगापुर की सेम्बकॉर्प कंपनी ने पवन ऊर्जा बनाया है। तो सिंगापुर की कौन सी कंपनी ने? सेम्बकॉर्प कंपनी ने पवन ऊर्जा बनाया है। दोस्तों, ये ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन चाहते हैं। हम 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1,75,000 मेगावाट करेंगे, यानी कि ऊर्जा मंत्री का लक्ष्य 1,075 वाट का, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2030 तक 4,50,000 मेगावाट का दृष्टिकोण दिया है। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ से कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से हुआ, तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 के दशक से शुरू हुआ। और भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। इस दिशा में पहले स्थान पर चीन है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर तथा तीसरे स्थान पर जर्मनी है। जी हाँ दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। प्रथम स्थान चीन, दूसरा स्थान अमेरिका का है तथा तीसरा स्थान जर्मनी का है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत, कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो भारत में स्थापित कुल ऊर्जा का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। 6% कहाँ से प्राप्त होता है? पवन ऊर्जा से। अगर हम कहें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तीनों क्रम से है जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में शामिल है। यानी तमिलनाडु भारत का प्रथम है जो पवन ऊर्जा उत्पादन करता है, यानी तमिलनाडु पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, गुजरात पवन ऊर्जा के उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा महाराष्ट्र पवन ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट को शामिल किया गया है? दोस्तों, तो असम राज्य में, कहां पर? असम राज्य में बैंडिकूट नामक रोबोट को शामिल किया गया है सीवर मैनहोल की सफाई के लिए। दोस्तों, चलते हैं हम अपने असम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है और असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए, अगर कहें काजीरंगा
असम के एक सींग वाला गैंडों के लिए जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, तो एक सींग वाला गैंडों के लिए जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका के कारण यहाँ पर जानवर के साथ साथ इंसान भी परेशान हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है पूरा ये जो आपका पूरा क्षेत्र है जो बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है असम। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं असम में बाढ़ की किस तरह से तबाही है। दोस्तों ये बाढ़ की विभीषिका से गैंडे झुंड बनाकर ऊंचे स्थानों पर रहने को मजबूर है। देखिए किस तरह से गैंडा बह रहा है इन बाढ़ में, और ये रॉयल बंगाल टाइगर इस बाढ़ में खुद को बचाता दिख रहा है। अगर हम बात करें तो असम में बाढ़ की विभीषिका ने पूरी तरह से इंसान और जानवरों सबको मजबूर कर दिया है। ये हाथी काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य के हैं जो किस तरह से इस बाढ़ में संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से भयंकर बाढ़ आई हुई है असम के क्षेत्रों में और काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य में। देखिए ये हाथी का बच्चा इस बाढ़ की धार में किस तरह से बहता हुआ दिख रहा है, और सारे इंसान के साथ साथ जानवर भी इस बाढ़ से बेबस हो चुके हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे डिब्रू सैखोवा वन्यजीव अभयारण्य यानी डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, असम में ही स्थित है और यह जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आता है। अगर हमारा अगला पॉइंट है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह भी असम में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया जाता है। यह मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के आरक्षित परियोजना के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी भारत का एक बाघ अभ्यारण्य भी है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, और हाथियों के लिए भी आरक्षित क्षेत्र है। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों की, तो नमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी प्रमुख नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो नमेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की तरफ, तो जो प्रमुख नदी है, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख नदी हैं जो असम के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम की सबसे प्रमुख नदी है। असम की सबसे प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी, दिहंग नदी, दिबांग नदी और कामेंग नदी। ये सभी नदियाँ असम के क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं और ये असम के क्षेत्र में प्रवाहित होने के साथ साथ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी हैं। तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहंग, दिबांग, कामेंग, ये सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र नदी भी असम में प्रवाहित होती है। असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी जी असम के राज्यपाल हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। असम के विधानसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है, तो असम के विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 126, राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या 7। तो दोस्तों हम इसके पहले बता चुके हैं कि विधानसभा असम का जो राज्यसभा है असम 7 और 7 दूनी 14, यानी राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। असम के राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं और उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। दोस्तों उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले हम असम के सीमावर्ती राज्यों को दिखा दें कि असम कौन कौन से सीमावर्ती राज्यों से लगा हुआ है। दोस्तों
तो असम नागालैंड के साथ स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ स्पर्श करता है। जो असम की सीमा है नागालैंड के साथ स्पर्श करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ स्पर्श करता है, मणिपुर के साथ स्पर्श करता है, मिजोरम के साथ स्पर्श करता है, त्रिपुरा के साथ स्पर्श करता है, मेघालय के साथ स्पर्श करता है और इधर आपका पश्चिम बंगाल के साथ भी असम की सीमा स्पर्श करती है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे कि कुल कितने राज्य हैं जो असम के साथ लगे हुए हैं, तो भारत के कितने राज्य? भारत के 7 राज्य हैं जो असम के साथ सीमा बनाते हैं और ये सातों राज्य जो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित हैं, तो इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये अगर कहे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है तो ये जो पूर्व के क्षेत्र में स्थित हैं, वो सभी पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में स्थित राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं असम कितने राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों। तो असम 7 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से ऐसे 7 राज्य हैं जो असम सीमा बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम के बाद त्रिपुरा के बाद मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल। ये जो 7 राज्य हैं असम के साथ लगे हुए हैं और असम का सीमा बनाते हैं। दोस्तों यदि ये सेशन हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो लाइक करिएगा तो फिर हमको हौसला मिलेगा अगली बार कुछ अलग और नया करने के लिए। दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? तो दोस्तों रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने के समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प किस देश के साथ लिया है भारत ने? तो इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश है जो अंडमान निकोबार के साथ समुद्री सीमा बनाता है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार के सबसे निकट का देश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार के सबसे निकट का देश भी इंडोनेशिया है, जिसके साथ भारत ने क्या किया है, अभी हाल ही में रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने के साथ में कई क्षेत्रों में रणनीतिक समझौते किए हैं। तो दोस्तों इनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इनसे क्या क्या है जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए चलते हैं देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी की पहचान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के तौर पर कि बयान में कहा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, जबकि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री कौन है? प्राबोवो सुबियांतो। प्राबोवो सुबियांतो कहाँ के रक्षा मंत्री हैं? तो प्राबोवो सुबियांतो कहाँ के रक्षा मंत्री? इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। देखिए अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो भारत और इंडोनेशिया एक पड़ोसी देश हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के संबंध भी लगभग बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी किस देश में पाई जाती है? तो इंडोनेशिया में। और जकार्ता, भारत का जकार्ता में दूतावास है। तो जकार्ता कहाँ की राजधानी है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और इंडोनेशिया की राजधानी बदल दी जाएगी। तो इंडोनेशिया कहाँ दूतावास संचालित करता है? तो इंडोनेशिया दिल्ली में अपना दूतावास संचालित करता है। दोस्तों हम इंडोनेशिया के मैप लेकर के आए हैं। मैपिंग अध्ययन दोस्तों कहा गया है कि यदि आप किसी चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो दोस्तों हम आइए चलते हैं देख लेते हैं। ये इंडोनेशिया, फिलीपींस आपको दिख रहे हैं, मलेशिया, मिंडानाओ,
तो इंडोनेशिया जो ये आपको दिख रहा है, हम एक एक करके आप यहाँ पर एकदम पेशेंस बनाए रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जामों में, उन सारे प्रश्नों का हम यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। एकदम आप पेशेंस और धैर्य के साथ देखेंगे दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आप सबसे पहले इंडोनेशिया की सीमा देख लीजिए कि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी स्पर्श करता है, यानी इंडोनेशिया की सीमा ऑस्ट्रेलिया, फिर ये पापुआ न्यू गिनी, ये जितने भी यहाँ पैसिफिक ओशियन में दिख रहे हैं, ये सब प्रशांत महासागर में इस साइड के जितने भी दिख रहे हैं, ये ओशनियाई देश कहलाते हैं दोस्तों। अगर ओशनियाई देशों के बारे में जानना है आपको तो हम आपको कमेंट जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ओशनियाई देश के बारे में हम आपका बहुत ही अच्छे से वर्णन कर देंगे, क्योंकि या तो ओशनियाई देश के बारे में हम एक क्लास ही लेकर के आ जाएंगे दोस्तों, देखना न भूलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर जब ओशनियाई देश के बारे में हम आपको एक वीडियो लेकर आएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ लें। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ इंडोनेशिया की यहाँ से। तो अगर हम बात करें इंडोनेशिया की तो देखिए दोस्तों, ये इंडोनेशिया और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ स्थित है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और जो इस समय सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र है, इस समय का जो सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। तो ये साउथ चाइना सी दक्षिण चीन सागर है दोस्तों। और ये इंडोनेशिया की सीमा देखिए मलेशिया और मलेशिया के साथ लगी हुई है यहाँ पर इस तरीके से। तो इंडोनेशिया मलेशिया के साथ स्थलखंड की सीमा बनाता है, जबकि पापुआ न्यू गिनी के साथ भी यहाँ पर स्थलखंड की सीमा बनाता है। अगर हम बात करें यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन ध्यान से देखेंगे, हम बोल दे रहे हैं, सुन लीजिएगा दोस्तों। ये आपका स्ट्रेट मलक्का यानी मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि किसको किसको विभाजित करती है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया को विभाजित करती है दोस्तों। यदि आपसे प्रश्न पूछे मलक्का जल संधि किसको किसको विभाजित करती है, तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया को विभाजित करती है दोस्तों। अगर हम यहाँ से बात करें मक्कासर जल संधि, मक्कासर जल संधि किसको किसको विभाजित करती है दोस्तों? तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ मक्कासर जल संधि है। मक्कासर जल संधि इंडोनेशिया के सुलावेसी और कालीमंतन को विभाजित करती है दोस्तों। तो मक्कासर जल संधि किसको किसको विभाजित करती है? तो मक्कासर जल संधि किसको किसको विभाजित करती है? ये कालीमंतन और सुलावेसी को विभाजित करती है। अगर दोस्तों यहाँ से हम कुछ सागरों की बात करें, यहाँ से हम कुछ सागरों की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से कुछ सागरों की बात करें तो बंदा सागर इंडोनेशिया के आसपास स्थित है। जावा सागर तो पूरी तरह से इंडोनेशिया में स्थित है, यानी जावा सागर इंडोनेशिया के एकदम मध्य में स्थित है। जावा सागर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्वी तिमोर सागर। तो पूर्वी तिमोर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मध्य में तिमोर सागर है, और ये आराफूरा सागर भी किसके मध्य में है? तो तिमोर सागर, आराफूरा सागर, ये सभी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस पॉइंट को। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड, द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड पुस्तक के लेखक एस जयशंकर जी हैं। एस जयशंकर से क्या हैं? तो एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर, और हाल ही में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एस जयशंकर ने लिखी है। तो दोस्तों पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजिक फॉर द अनसोल्ड वर्ल्ड भारत के पूर्व राजनयिक एवं वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक
कब रिलीज होगी? तो यह पुस्तक 7 सितंबर को रिलीज होगी दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? तो DGCA के अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन बन गया है? और भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल होगा बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब भारत का पहला अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो 20 जुलाई को दिए एक आदेश में DGCA ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के आवेदन को मंजूरी दे दी है। हालांकि साथ ही में इसने कहा कि क्लब को हवाई फोटोग्राफी, सुरक्षा बीमा के बारे में कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। स्थानीय प्रशासन, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय वायुसेना और भारतीय विमान प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। तो क्या शर्त है दोस्तों? तो ये रक्षा मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन, भारतीय वायुसेना और भारतीय विमान प्राधिकरण से इसको अनुमति लेनी होगी दोस्तों। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। यदि हम कहें भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, तो ये तो आपको जानते ही होंगे दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी। अगर प्रश्न पूछे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने किस नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है? तो फ्लिपकार्ट ने किस नाम से 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च किया? तो आपका सामान पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट क्विक की शुरुआत की है। फ्लिपकार्ट ने किसकी शुरुआत की है? फ्लिपकार्ट क्विक की शुरुआत की है दोस्तों। फ्लिपकार्ट एक भारतीय कंपनी है और फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस में आप 2 घंटे का स्लॉट अपनी सुविधा अनुसार बुक कर सकते हैं। कस्टमर इस सर्विस के तहत दिन भर में कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बीनी बंसल। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने किया था? फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और बीनी बंसल ने किया था दोस्तों। तो सचिन बंसल और बीनी बंसल, ये जरूर याद रखेंगे, सचिन बंसल और बीनी बंसल ने फ्लिपकार्ट की स्थापना किया था। और फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न पूछे फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में स्थित है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर की संसद में पहली बार भारतीय मूल की प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं? तो भारतीय मूल की प्रतिपक्ष नेता पहली बार कौन बन गए हैं सिंगापुर के संसद में? तो प्रीतम सिंह जी, जो सिंगापुर के संसद में पहले प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं। तो भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में पहले प्रतिपक्ष नेता बन गए। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने, कौन सी पार्टी से है प्रीतम सिंह? तो सिंगापुर की में एक वर्कर्स पार्टी है और वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में 10 सीटें जीती थी और सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है। तो दोस्तों 10 सीटें जीतकर वर्कर पार्टी ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी और उस विपक्षी पार्टी के नेता प्रीतम सिंह को चुना गया। और सिंगापुर के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो प्रीतम सिंह जी हैं। तो प्रीतम सिंह जी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर, तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, किसकी अध्यक्षता में ये मंजूरी दी गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल ने इस विषय पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्ण प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है। इस समझौते चलिए चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ा सा हम जिम्बाब्वे का मैप लेकर के आए हैं। जिम्बाब्वे का मैप देख लेंगे आपके सामने जब दिखाई दे रहा है। तो जिम्बाब्वे के अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे कितने देशों के साथ स्पर्श करता है, तो नामीबिया। जिम्बाब्वे एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जो नामीबिया, जाम्बिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और ये नीचे में दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशों से लगा हुआ है। दोस्तों, तो जिम्बाब्वे कितने देशों के साथ लगा हुआ है, जिम्बाब्वे आपको दिख रहा है, ये जाम्बिया के बाद आपको यहाँ से मोजाम्बिक, नामीबिया, बोत्सवाना एवं साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों के साथ जिम्बाब्वे की सीमा स्पर्श करती है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो वरुण श्रीधर हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं। तो दोस्तों, अगर प्रश्न पूछे हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं, तो हाल ही में पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं दोस्तों, तो वरुण श्रीधर बने हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली बार जब इस तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।